हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं आपका गुरु आफ्ताब आलम। आज हम लोग चलने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। हम लोगों ने 4 और 5 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है प्रेजेंट एंड डेफिनिट को। उससे पहले हमने पढ़ा है टेंस के डेफिनेशन को। तो अब हम चलने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर हम चलने वाले हैं तो साथ ही साथ हमें यह समझना है कि जो हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कहा था कि आप अगर ब्लाइंड तरीके से पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट उसे कहते हैं कि ता ते ती, अगर मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में ता ते ती लगा रहता है तो उसे हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, मैंने ये समझाया है। मैंने आपको स्टैंडर्ड लेवल का बात ये पढ़ाया है कि आप ये ध्यान देंगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट का जो रियल डेफिनेशन है, वास्तविक डेफिनेशन है, वह क्या है। तो वह है रूटीन एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। And as well as how many kinds of routine action, there are 4 types: regular, irregular, habit and universal truth. As well as you have to remember about present and definite tense, the nearest future and nearest past also come under present and definite tense. इस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट पढ़ाया था। साथ ही साथ हम चलने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं ताकि आप भी अच्छे हो जाए। तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी मुझे अच्छे बना दे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे की ओर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भाषा। तो पहले तो मैं यहां पे यह कहना चाहूंगा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए पहली बात इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन समझने से पहले भी एकदम अच्छे से फोकस करके आप यहां पे समझिए। आज के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी, या वह ट्रांसलेशन हो या आप बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कॉमन एरर आप पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत क्यों नहीं होने वाला है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आंख बंद करके कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही हूं और रहे हो, लगा हो। अगर लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं कहना यह चाहूंगा कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हो, लगा हो, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस बात को आप मानिए। लेकिन अब हमें चलना है अलग, इससे थोड़ा सा हमें डिफरेंट चलना है। डिफरेंट ये चलना है कि मैं समझाने से पहले भी ये बात मैं समझा दे रहा हूं कि मान के चलिए कि अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, कि मैं, है ना, बैंक में काम कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली इसके आधार पे आप बनाइएगा I am working in the bank। आपने अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बहुत अच्छा से बनाया है कि मैं बैंक में काम कर रहा हूं, तो आपने इसे बना दिया कि I am working in the bank। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस का या चूज द बेस्ट ऑप्शन का, या आप एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं, वहां पे अगर इस वाक्य को अगर आप लिख देंगे तो यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा। और कहिएगा कि सर गलत हो गया, तो हो गया कैसे? तो पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप रहा हूं के कारण इसको आपने क्या समझा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा है तो अब आइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब आपने समझ लिया है तो भी गलत क्यों हो गया? क्योंकि बैंक में काम करना एक रूटीन एक्शन है। बैंक में काम करना क्या है? रूटीन एक्शन है, रोज होने वाला एक्शन है। इसीलिए यह रोज होने वाला यानी रेगुलर एक्शन है। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि रेगुलर एक्शन जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ना कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पे आपका वाक्य जो बनेगा वह बनेगा आई वर्क
इन द बैंक होगा, आई वर्क इन द बैंक होगा, न के आई एम वर्किंग इन द बैंक होगा। तो इन सभी बातों को समझने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि रहा है, रही है, रहे हो अगर आपने पढ़ा है या आपके शिक्षक कोई भी गुरुजी अगर पढ़ाए हैं तो उसे तो मानिए ही। साथ ही साथ अब हम अपर लेवल की पढ़ने वाले हैं, थोड़े से एडवांस लेवल की पढ़ने वाले हैं और अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने वाले हैं। तो अब आप लोग ठोकिए लाइक और हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे की ओर सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जिंदगी में आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है इसमें आप असमर्थ नहीं रहेंगे। मेरा वादा है कि आप फुल्ली तरीके से, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर अपना विजय पा लेंगे। तो चलते हम आगे की ओर। और ये जो मैंने समझाया है तो अब इस तरीके का आप यूज नहीं करेंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। तो आइए कि आप कहेंगे, यू टेल टू मी सर व्हाट इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, के प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रियल डेफिनेशन क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे लिख चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आपको समझना है तो अगर आप छोटे से शब्दों में, वाक्यों में समझना चाहते हैं तो आप ये याद रखेंगे कि एन एक्शन इज कंटिन्यू going on now, is called present continuous tense। यानी वह क्रिया जो वर्तमान में हो रहा है या चल रहा है, वह क्रिया जो वर्तमान में हो रहा है या चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, वह जा रहा है, वह आ रहा है, तुम देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, वे कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर यानी वह क्रिया जो कंटिन्यू गोइंग ऑन, जो लगातार चल रहा है, वह कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि इससे भी अच्छा डेफिनेशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज द टेंस यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन। यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस वह टेंस है जो किसी क्रिया के बारे में बात करता है और उसके बिहेव यानी तरीका के बारे में बात करता है कि दैट आर प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस होता है। क्या होता है? प्रोग्रेस होता है, वह क्रिया जो हो रहा है और प्रोग्रेसिव में है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सारे लोग अच्छे से समझिए और ध्यान दीजिए मेरे बातों पे। हम एक बार नहीं 1000 बार बोल चुके हैं कि इससे अच्छा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहीं नहीं मिलने वाला। बस इसके 2-3 जो भी वीडियो है देख लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे आपको समझ में आता है। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि वह कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसी क्रिया के बारे में बात करता है या उसके बिहेव के बारे में बात करता है कि दैट आर प्रोग्रेस नाउ और प्लान्ड फॉर द फ्यूचर। वह अभी प्रोग्रेस यानी विकसित हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो विकसित होगा ही, आगे की ओर बढ़ेगा ही, इसे प्रोग्रेसिव कहते भी हैं। और
फ्यूचर की ओर अग्रसर हो, यानी फ्यूचर की ओर प्लान करता हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक डेफिनेशन आपका ये हो गया, और दूसरा डेफिनेशन अभी मैंने समझाया कि एन एक्शन इज कंटिन्यू गोइंग ऑन नाउ, वह क्रिया जो अभी लगातार चल रहा है, इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। यहां हिंदी में भी लिखा गया है, आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट बना सकते हैं, और अच्छे से नोट बनाइए। फिर इसका जब लास्ट वीडियो में ट्रांसलेशन करवाता हूं, उसके बाद कॉमन एरर पढ़ाऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि हम समझ गए एक तरीके से जो कंटिन्यू हो। आप इसमें सार्थक के तौर पर समझ सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में या बाद में रहा है, रही हूं, रहे हो लगा रहता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो इसका मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा। रहा है, रही है, रहे हो को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कह सकते हैं, लेकिन आप ब्लाइंड तरीके से इस पे भरोसा नहीं कीजिए कि हर बार एम इज आर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि ऐसा ट्रांसलेशन आएगा कि जिसमें रहा है, रही है, रहे हो लिखा रहेगा, लेकिन वह एम इज आर से रिलेटेड नहीं बनाएगा, और न उससे सही सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं डेफिनेशन समझाने से पहले भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर और मैं आपको समझाया हूं। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर कि इसमें होने वाला है क्या। तो ये आप एक तरीके से तैयार रख सकते हैं कि रहा, रही है, लेकिन कंटिन्यू एक्शन को आप कहेंगे, क्योंकि जो कंटिन्यू एक्शन होगा वह प्रेजेंट एंड डेफिनिट में भी जाएगा। अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है। तो अगर मैं यहां पे एक दो एग्जांपल ले लूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या है, तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो आप बनाइएगा आई एम ईटिंग। क्या बनाइएगा? आई एम ईटिंग। जैसे रहेगा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो आप बनाइएगा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। वह कर रहा है, तो आप बनेगा ही इज डूइंग, ही इज डूइंग। वह पढ़ रहा है, तो आप बनेगा ही इज स्टडिंग। ऐसे बनाएंगे आप, बनाएंगे ना। वे आ रहे हैं, तो अब बनेगा दे आर कमिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइएगा। ठीक है, इसका निगेटिव अगर करना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी एम इज आर के साथ क्या दे देंगे? हो एम इज आर के साथ, एम इज आर के साथ हम क्या दे देंगे? नॉट दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसों को बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद हम पहले स्ट्रक्चर समझेंगे, तब फिर एग्जाम्पलों को समझेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट बनाने के लिए ले लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बनावट या आप रचना कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अगर वाक्य दिया रहेगा सर, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां समझना है कि अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा यानी पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग लिखने वाले हैं सब्जेक्ट प्लस एम या इज
या आर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, ये भी हम समझेंगे। अगर हमारा वाक्य निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा हो, निगेटिव रहेगा, तब हमें देना है क्या, तो हमें देना है सब्जेक्ट, सॉरी हमें क्या देना है हो, सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद देना हमें एम इज आर, और आर के बाद देना हमें क्या, नॉट और V4 और प्लस ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, या आप इसी बातों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, जो आपने दिया है उसके साथ आप क्या लगाएंगे हो, नॉट लगाएंगे। तो यहीं पे इस बातों को हम कैसे लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस एम में नॉट लगेगा तो हम अरंट लिखेंगे, एमंट नहीं लिखेंगे हो। बहुत सारे बच्चे एमंट लिख देते हैं, सर लोग भी लिख देते हैं, लेकिन आप जो है इस प्रकार का नहीं लिखिएगा। ठीक है, एमंट नहीं लिखिएगा, आप अरंट लिखिएगा, या इज में नॉट लगेगा तो आप लिखेगा इजंट, और आर में भी नॉट लगेगा तो आप लिखेगा अरंट। आप शॉर्टकट में ऐसे लिख दीजिएगा, V4 दे दीजिएगा और क्या दीजिएगा, ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। ठीक है, तो यह निगेटिव के लिए रहा। अगर हमारा वाक्य क्वेश्चंस में हो जाए, किस में हो जाए हो, क्वेश्चंस में हो जाए, किस में हो जाए, क्वेश्चंस में, यानी इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में आ जाए, तो प्रश्नवाचक में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक में एम इज आर, तीनों में से एक को हम सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, उसके बाद देंगे क्या, सब्जेक्ट, और उसके बाद देंगे V4, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट दे देंगे, और उसके बाद प्रश्नवाचक साइन भी लगाना ना भूले, है कि नहीं। अगर हमारा वाक्य हो जाएगा क्वेश्चंस में निगेटिव हो जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, यानी जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये हुआ प्रश्नवाचक, और ये हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक। अगर होगा हमारा वाक्य, तब हम क्या करेंगे, तो पहले हम दे देंगे एम, फिर देंगे इज, और फिर देंगे आर, और फिर देंगे हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम देंगे क्या, तो हम देंगे नॉट, फिर उसके बाद देंगे V4, और उसके बाद दे देंगे ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसे अलग प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप अरंट दे सकते हैं, है ना, या इजंट दे सकते हैं अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तब, यानी इंटेरोगेटिव निगेटिव हो तब इजंट दे सकते हैं, या आर नॉट लगा के आप अरंट दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट दे दीजिए। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आएगा, V4 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये अगर आपका WH फैमिली से आ जाए, क्या आ जाए हो, WH फैमिली से आ जाए, यानी कब, क्यों, कैसे, कब से कब तक, अगर इस प्रकार का अगर वाक्य आ जा रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप करेंगे यहां पे WH पहले दे दीजिएगा, और WH के बाद जो है कि नहीं, अगर WH आ जाएगा तो WH के बाद हम क्या करेंगे, तो WH में सबसे पहले हम देंगे क्या, तो WH में WH देंगे, फिर हम देंगे एम, या देंगे इज, या देंगे आर, फिर उसके बाद देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देंगे V4, और V4 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा ऑब्जेक्ट देंगे। ये स्ट्रक्चर से, इसी बातों से हम किसी भी प्रकार के सेंटेंसों को बनाने में समर्थ रहेंगे। देख लीजिए, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सकारात्मक वाक्य है, तब आप दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर V4 और ऑब्जेक्ट। अगर आपका निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर नॉट दीजिए, या अरंट इजंट अरंट लिखिए, V4 लिखिए और ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर आपका ट्रांसलेशन जो है वह इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो पहले एम इज आर, तीनों में से एक को यूज कीजिए, और एक के बाद आप
सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V4 और ऑब्जेक्ट लगाइए। अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो पहले आप अरंट इजंट लिख दीजिए और उसके बाद जो है आप प्रयोग किसके कीजिए, सब्जेक्ट का, फिर V4 का और ऑब्जेक्ट का। साथ ही साथ एज वेल एज हम यहां समझने वाले कुछ और पॉइंट, जैसे कि आप, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, इस पांचों स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 2 3, यानी ये 4 5 हमारा जो है 5 का 5 जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों को हम लिखेंगे तो इस प्रकार से हमें फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको ये दिक्कत है कि सर एम कहां लगेगा, इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि एम इज आर कहां लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप हेडिंग डालिएगा कि यूज ऑफ एम इज आर, यानी एम इज आर का प्रयोग, एम इज आर का प्रयोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप जान जाइए कि अगर आपका एम किसके साथ प्रयोग होता था, एम प्रयोग होता है आई के साथ, और इज जो है वह प्रयोग होता है ही, सी, इट, किसी भी नेम, और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है वो, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, वो इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। उसके बाद अगर आर आपका है तो आर का प्रयोग आप कहां करेंगे, तो देख लीजिए वी यू दे के साथ, वी यू दे के साथ, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हो आर का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एम का प्रयोग जो होगा वह आई के साथ तो होगा, और इज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, और आर का प्रयोग जो होगा वह वी, यू, दे, आर और प्लूरल के साथ होगा। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना है कि इतना अच्छा मैं एक बात यहां पे आपको बता दे रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। मजा लूटना है तो ये देखिए कि मजा मैं क्या देने वाला हूं। मजा यहां पे आने वाला ये है कि अगर आप यहां पे पढ़ लिए एम नॉट में नॉट लगाएंगे तो एमंट हो गया, इज नॉट में लगाएंगे तो इजंट हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि अगर हम यहां पे लिख देते हैं, अगर हम यहां पे लिख देते हैं हो एम नॉट, तो एम नॉट को आप लिखिएगा क्या, अरंट लिखिएगा। क्या लिखेगा हो, अरंट। और इज नॉट भी रहेगा तो इज नॉट को आप लिखेगा इजंट। क्या लिखेगा, इजंट। और आर नॉट रहेगा, आर नॉट रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं अरंट। क्या लिख सकते हैं, अरंट लिखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने हरा एम नॉट को अरंट लिखा है और इज नॉट को इजंट लिखा है, आर नॉट को अरंट लिखा है, आइए इसको हम लहरिया कट मार के कैसे लिख सकते हैं। इसको अच्छे से अच्छे और आधुनिक मॉडर्न इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, तो इस छो के बदला लहरिया कट आप मारिए और लिख दीजिए यहां पे एंट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए हो, एंट। इस 6 के बदला आप एंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंट। जैसे मैंने पढ़ाया कि डू नॉट को डोंट कहते हैं और डज नॉट को डजंट कहते हैं, लेकिन उस दोनों को भी आप क्या लिख सकते हो, तो डूनो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डूनो लिख सकते हैं। ये एकदम ताजा ताजा ज्ञान है, अभी अभी खेत में से तोड़िए के लाए हैं, समझे। मॉडर्न इंग्लिश में इसको लिखा जाता है, जो आधुनिक सॉन्ग वगैरह बन रहा है या रैप वगैरह बन रहा है तो उसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आप याद रखिएगा कि एम नॉट को अरंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को अरंट, इस सभी को हम क्या लिखते हैं, वो एंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एंट लिखते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको कंप्लीट होनी चाहिए और अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके रिवाइंड पे। तो रिवाइंड इसका क्या है,
रिवाइंड इसका ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो एक्शन लगातार होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, उसे हम कहते हैं। उसके साथ साथ आप पॉजिटिव के लिए याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर बिफोर और ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए याद रखिएगा सब्जेक्ट एम इज आर नॉट बिफोर और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस के लिए एम इज आर सब्जेक्ट बिफोर और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस निगेटिव के लिए एम इज आर सब्जेक्ट नॉट बिफोर और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चंस निगेटिव के लिए ये और डब्ल्यूएच के लिए ये। और एम का प्रयोग कहां होगा, तो आई के साथ, इज का प्रयोग कहां होगा, ही सी इट नेम के साथ, और आर का प्रयोग कहां होगा, तो वी यू दे प्लुरल के साथ। इसके साथ साथ कुछ कंडीशन भी पढ़ा रहे हैं कि जो बातें जैसे आप कंटिन्यू में बोलते हैं लेकिन वो कंटिन्यू में होगा नहीं। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं, यूज करते हैं आप कि मैं प्यार कर रहा हूं, तो मैं प्यार कर रहा हूं, तो रहा हूं के चक्कर में आप बोल दीजिएगा आई एम लविंग, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा। इसका आपको बनाना पड़ेगा आई लव। तो यहां पर भी रहा रही समझ में नहीं आया, तो रहा रही एक बच्चा लेवल का ज्ञान है, उसको तो आपको समझना ही है। साथ ही साथ क्लास के अकॉर्डिंग और स्टैंडर्ड को लेते हुए आपको ऊपर की ओर भी जाना है, ठीक है। तो आप इसमें यह भी पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप एचडब्ल्यूसी, सी माने देखना में नहीं लगा सकते हैं, लव में नहीं आप लगा सकते हैं, हैट में नहीं लगा सकते हैं, हैव में नहीं लगा सकते। और हम कल बहुत सारे ऐसे शब्द लिखने वाले हैं जिसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहिए कि आफ्ताब सर ने बोला कि आईएनजी का प्रयोग इसमें नहीं होगा, लेकिन अगर आईएनजी का प्रयोग उसमें हुआ होगा तो वह सब्जेक्ट के तौर पर हुआ होगा। जैसे अगर हम आपको कह देंगे कि लव में आपने आईएनजी क्यों लगाया, तो लव में आपने आईएनजी क्यों लगाया, तो अगर हम बोल दे कि लव में आईएनजी नहीं लगेगा, अगर कहीं पे लव में आईएनजी लगा होगा तो वह जेरन के रूप में यूज होगा, पार्टिसिपल के रूप में यूज होगा, जो हम इसी में पढ़ाने वाले कंटिन्यूअस का ही वो बात है, ठीक है। वह पार्टिसिपल पढ़ाएंगे, उसी में जेरन पढ़ाएंगे। तो जेरन जो होता है वह रहते हुए भी एक प्रकार के नाउन जैसा बिहेव करता है, और नाउन जैसा बिहेव काहे करता है, तो उसको सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लिया जाता है। और सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है तो आप भी जानते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पर या तो सब्जेक्ट नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। तो नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट है। तो ऐसे लिखा रहता है कि लविंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लविंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे स्मोकिंग, स्मोक में भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप जो कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान जो आपके लिए हानिकारक है, तो उसमें स्मोकिंग लिखा रहता है। वो तो स्मोकिंग में जो यहाँ आईएनजी लगाया तो यह नाउन बन गया। यानी आपको ये आगे जाकर पता चलता है, अगर हम पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाता है कि सब्जेक्ट के तौर पर नाउन और प्रोनाउन यूज होता है। एक बात ये भी जान लीजिए कि वर्ब भी यूज होता है और वह वर्ब नाउन जैसा बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों को, बहुत ही बातें इसमें जिस तरीके से इंडेफिनिट में मैंने आपको पढ़ाया बहुत कुछ, और उससे भी ज्यादा समझना है तो आप हमारे एसएससी वाले वीडियो को देख सकते हैं कि एसएससी में किस प्रकार का कॉमन एरर आता है। और यहां पे जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट किए हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देख लिए, जो आज का फर्स्ट क्लास है ये किस प्रकार का क्लास है, ये पार्ट 1 है। इसके सभी पार्टों को आप देख लेंगे तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चंस तुम करोगे, या वह क्लास का हो तब, चाहे कंपटीशन का हो तब, और नौकरी भी पा जाओगे, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही 1.5 साल दबा के पढ़ना चाहिए इंग्लिश, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना चाहिए, वरना 5 साल तक इंग्लिश का तैयारी करोगे, कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है इसको लिख लीजिए और अगले पार्ट का इंतजार कीजिए और इसको अच्छे से नोट बना लीजिए, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखिए किस प्रकार से सर ने समझाया है, ठीक है। और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में भी इसे शेयर कर दिए